हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं गेहूं की खेती की। गेहूं की खेती के बहुत सारे वीडियो आ रखे हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो बीज दर आज पढ़नी है और बुवाई का समय पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बीज दर की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। बीज की अगर हम बुआई कर रहे हैं, अगर हम समय पे करते हैं तो वहाँ पे सामान्य तौर पर 100 kg प्रति हेक्टेयर हम लोग बीज डाल देते हैं खेत में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मान लो हम लेट बुआई कर रहे हैं, देर से, इस कंडीशन में क्या करेंगे, 125 kg प्रति हेक्टेयर, क्योंकि वहाँ पे कुछ बीज जमते हैं और कुछ नहीं जम पाते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, अगर मान लो हम किसी भी बीज की अगर हम बुआई कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी अगर सीड रेट तुमको दिया है कि मान लो यहाँ पे 100 kg दिया है, तो उसमें हमने क्या किया, 125 अर्थात 25 मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही याद रखना है। अगर मान लो धान की अगर हम सोइंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी अगर सीड रेट दिया है, कितना भी हो मान लो, ठीक है, उसमें हम 25 ही ऐड कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लो अगर 200 है तो 200 में क्या करेंगे, 225 कर देंगे। क्लियर? तो 25 ऐड करना है, मतलब 25 ऐड करना है कुल मिला के। कहने का मतलब ये हो गया। अब हम समय की बात कर लेते हैं। तो समय का भी मतलब यही होता है कि अगर हम समय पे बुआई कर रहे हैं तो उस समय का जो टाइम होगा बुआई का, वो क्या होगा, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, बराबर, ठीक है। अगर मान लो हम देर से कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहाँ पे दिसंबर से स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। दिसंबर से वो सोइंग कर लेंगे देर से। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई और इसी के बेसिस पे पूरा वीडियो है। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुवाई की आधुनिक विधियाँ, वहाँ पे बातें जो थी वो क्लियर हो गई होंगी। बुवाई की विधियों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ये कैसी आधुनिक, जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और ये सभी आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से देखा है कि गांव में ये विधियां यूज की जाती हैं, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला है जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल। ये क्या होता है? ये होता है बिना जुताई के गेहूं की बुवाई करना। कैसे? मान लो ये कोई खेत है, मान लेते हैं धान का, इसमें धान के पौधे लगे हुए हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से धान के पौधे लगे हुए हैं, इनकी हम कटाई कर दें। कटाई करने के बाद में हम सीधा इसमें बुवाई कर दें, किसी प्रकार का टीलेज अर्थात जुताई ना करें, डायरेक्ट हम बुवाई कर दें, सीधी बुवाई की जाती है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बिना जुताई के हम गेहूं की बुवाई कर दें, तो इसको बोला जाता है दोस्तों जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। धान की कटाई के तुरंत बाद इस मशीन से गेहूं की बुवाई करते हैं। यदि खरपतवार उगे हों तो उस कंडीशन में 2 दिन पूर्व ग्लाइसेल एक प्रकार का केमिकल होता है, ये बाजारों में आसानी से मिल जाता है। इसकी मात्रा 0.5% अगर हम डाल देंगे, ठीक है, छिड़काव कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पूरी तरीके से जो खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, अर्थात धान के जो बचे हुए अवशेष होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या है, फादर ऑफ जीरो टिलेज, अर्थात जीरो टिलेज के पिता कौन है, तो वो ईजे ट्रिपलेट हैं। याद रखना, ये ईजे ट्रिपलेट हैं और ये यूसे के एक वैज्ञानिक थे। दूसरा हमारा पॉइंट है सया बुवाई। सया बुवाई क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं बेड प्लांटिंग। अब हम बेड प्लांटिंग मशीन को देख लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेड प्लांटिंग मशीन क्या होती है, चलो लास्ट में देख लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो बेड प्लांटिंग में होता क्या है, इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, तीनों क्रियाएं एक साथ में होती हैं। कौन कौन सी होगी, इस मशीन के चलाने से 3 क्रियाएं होती, कौन सी होगी, एक तो बेड बनने का साथ में, और खाद डालना होगा, और बुवाई होगा। चलो ये चीज हो गई ना। उसके साथ में क्या होगा कि यहाँ पे उसके साथ साथ में तीनों क्रियाएं हो जाती हैं। और एक बेड की अगर चौड़ाई की बात करें तो 70 सेंटीमीटर होती है, और जिसके ऊपर धान की 2-3 लाइन की बुवाई की जाती है। अभी हम आगे चल के समझेंगे ये बात को, ये क्या चीज़ है, ठीक है। और नालियाँ जो होती हैं वो 30 सेंटीमीटर की होती हैं चौड़ी, और 20 सेंटीमीटर गहरी होती हैं। आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई। एग्जाम्पल आपको याद रखना, सदैव गन्ना नाली में और गेहूँ बेड पर बोते हैं। अब देखो मैंने कहा था अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये हमारा कोई खेत है, ठीक है। इस खेत में ये मैंने बना लिए बेड, और ये बीच में है नालियाँ, ठीक है, ये नालियाँ हैं, और इसका ये बेड हो गया और इस वाले का ये बेड हो गया, मतलब ये चौड़ा चौड़ा जो बना रहे हैं ये हो जाएंगे बेड। अब गन्ना इस नाली में बोल देंगे, और जो ये बेड बनी हुई है ये बेड, इसके ऊपर हम गेहूं की बुवाई कर देंगे। तो अर्थात कहने का मतलब है कि सया बुवाई या बेड प्लांटिंग का हम यूज़ करते हैं। इसमें बुवाई के साथ साथ में बेड तो बनती है, और खाद बुवाई बेड बनना तीनों क्रियाएं साथ में होती हैं। ये चीज़ याद रखनी है।
अब हम लोग देख लेते हैं इमेज में एक बार, क्योंकि आपने गांव में देखा है खूब अच्छी तरीके से अपने खेतों में बुआई भी इसी तरह की जाती है। देखिएगा, देखा होगा गांव में यहाँ पे फार लगे होते हैं, यहाँ पे फार लगे होते हैं और ये चक्का लगा होता है। तो यहाँ ये जो फार होता है यहाँ पे एक सामान्य गहराई में कूण बनता है, कूण बनेगा एक सामान्य गहराई में यहाँ पे, और यहाँ से पाइप लगे होते हैं। ये पाइप आपको दिख रहे होंगे, अरे गांव में तो देखा ही होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बीज और खाद साथ में गिरते रहते हैं एक साथ, और बेड बनता हुआ चला जाता है, मतलब कूड़ बनता हुआ चला जाएगा, उस कूड़ में गिरता हुआ चला जाएगा, ये जो सीड और खाद होगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बीज दर की। तो मैंने अभी बीज दर में बताया, अगर हम समय पे बुआई करते हैं तब वहाँ पे क्या करते हैं 100 kg प्रति हेक्टेयर। क्लियर। अगर मान लो देर से कर रहे हैं 125 प्रति हेक्टेयर। क्लियर हो गई बात। तो यहीं पे वो भी वही बात लिखी हुई है कि हम अगर बीज की बुआई करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम देर से बुआई कर रहे हैं तो 120 से 125 kg मान लिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में जीरो टिलेज की बात करें तो जीरो टिलेज आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि हम खेत की क्या करेंगे, जुताई नहीं करेंगे, कोई भी टिलेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसमें सोइंग कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है जीरो टिलेज। यहाँ पे 125 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है गेहूं की। क्यों होती है? क्योंकि जो धान के अवशेष होते हैं उन धान के अवशेषों के ऊपर दोस्तों बीज रह जाते हैं, वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जम भी नहीं पाएंगे, तो ये रीज़न हो जाता है। अब हम बात करेंगे ड्रिबलिंग विधि की। तो ड्रिबलिंग पहले समझ लेते हैं। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में ये बात की थी, ड्रिबलिंग क्या होती है। ड्रिबलिंग एक हस्तचलित होता है दोस्तों ड्रिबलर। अगर हम इस ड्रिबलर की बात करें तो इसमें 9 खूंटियाँ होती हैं, ये जो होती हैं 9 खूंटियाँ, और ये 3 रो में दी होती हैं। आप देख पाइएगा ये 3 रो होती हैं, हर एक रो में 9 होती हैं, इसमें भी 9 होंगी, इसमें भी 9, तो 9 और 3 की अगर हम गुणा करेंगे तो 27 हो जाती हैं। तो यूपी कैडर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 27 खूंटियाँ होती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एक ड्रिबलर कितने गड्ढे बनाएगा, मतलब जो छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं वो कितने बनाएगा, तो 27 ही बनेंगे, क्योंकि 27 खूंटियाँ होती हैं। ओके, तो इसमें बीज क्यों कम पड़ता है? इसमें बीज पड़ता है, बीज रेट जो होता है आपका 30 kg प्रति हेक्टेयर होता है। ये इतना कम क्यों होता है? रीजन जानते हो? क्योंकि इसकी जो गहराई होती है एक प्रॉपर गहराई, सामान्य गहराई होती है। क्लियर। और वहां तक जो बीज जाएगा वो 100% श्योर ये बात है कि वो जर्मिनेट हो जाता है, मतलब उग जाता है अच्छी तरीके से। तो ये चीज होती है, मतलब उग जाएगा अच्छी तरीके से, तभी यहाँ पे हम इसकी बीज दर 30 kg प्रति हेक्टेयर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुआई का समय। इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बुआई का समय बताया था 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। अगर हम लेट करते हैं तो दिसंबर से कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर लिखे भी दे रहे हैं 1 नवंबर से 15 नवंबर, अगर हम समय पे कर रहे हैं। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर ये होती है लेट सोइंग की जाती है, मतलब देर से अगर हम बुआई कर रहे हैं तब का ये समय रहेगा। क्लियर। तो हम पढ़ लेते हैं गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक उचित माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए गेहूं के अंकुरण के लिए सबसे उच्चतम और सबसे उचित तापमान कौन सा होता है, तो 20 से 25 कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान माना जाता है। याद रखना सदैव। अगर पूछ लिया जाए कि मृदा का तापमान कितना रहना चाहिए, तो 12 से कम व 25 से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 12 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो 12 से 25 के बीच में जब हम तापमान रखेंगे मृदा का तो अच्छा उपज देगा और अच्छी तरीके से बीज हमारा उग पाएगा। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात है, जब हम बुआई करते हैं तो हम उसको 2 तरीके से करते हैं। एक तो सिंचित क्षेत्र में की जाती है बुआई और दूसरी की जाती है वर्षा आधारित। देखो, सिंचित का मतलब होता है इरिगेटेड कंडीशन होती है, इरिगेटेड इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोला जाता है रेनफेड। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सिंचित का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं हैं, ठीक है, नल है, ठीक है, तालाब है या नदियाँ हैं, झील है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंचित क्षेत्र होगा। क्योंकि यहाँ पे हम वर्षा के ऊपर नहीं आधारित हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं है वर्षा के ऊपर, और यहाँ पे हम वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हो सकता है हम एक आध सिंचाई दे पाएँ, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम वर्षा के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है रेनफेड कंडीशन। अब कब से कब की बात होती है, हम यहाँ कब से कब बुआई करेंगे। अगर हम मान लो सिंचित क्षेत्र में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो नवंबर का प्रथम सप्ताह, ठीक है, और नवंबर का प्रथम से तीसरा सप्ताह तक हम बुआई कर लेते हैं। मतलब मैंने वही बात कही है कि नवंबर के पहले सप्ताह से हम स्टार्टिंग कर लेंगे और दोस्तों तीसरे सप्ताह तक उसकी बुआई कर ली जाती है, अगर हम यहाँ पे सिंचित क्षेत्र में कर रहे हैं। ये भी बात हो गई। दूसरी बात है, अगर वर्षा आधारित की बात की जाए
तो वर्षा आधारित में हम दिसंबर का अंतिम सप्ताह तक हम बुवाई कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ गया कि नवंबर में जब हम करेंगे तीसरे सप्ताह तक, 1 नवंबर से तीसरे सप्ताह तक, तब वो होगा सिंचित क्षेत्र में बुआई की जाएगी। असिंचित क्षेत्र में हम जब करेंगे जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह के बाद बुआई यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गहराई, अर्थात इसको बोला जाता है डेप्थ। अगर हम डेप्थ की बात करें तो आपको जनरली याद रखना है 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर हम गेहूं की बुआई करते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो भारत भारती प्रकाशन है वहां पे दिया गया है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी भी अगर यूपी कैटेट या कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर 5 से 6 आए तो वहां पे टिक आपको ये लगाना है। ओके, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो यहाँ पे ये लगाना है, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो इसको लगाना है। और ये बात अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भैया दोनों आ जाए, तो दोनों कभी आ ही नहीं सकते हैं, एक ही आएगा। ऐसे दे देगा 5 से 6, 8 से 10, है ना, इस तरीके से देगा, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं देगा कि 4 से 5, 5 से 6, इस तरीके के कैटेट में कभी भी नहीं क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसके अंतरण की बात करें तो पौध अंतरण, अब देखो पौध अंतरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22.5 सेंटीमीटर रो टू रो। मतलब देखो अब रो क्या होती है, ये खेत है, इस तरीके से रो बनी होती है, इस तरीके से रो बनी होगी। ठीक है, इनमें मान लो एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, तो ये बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको हम बोलते हैं रो टू रो। तो इसको हम बोलते हैं 22.5 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। तो ये कितनी रखी जाएगी, 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात हो गई। अगर हम बात करें प्लांट टू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी, यहाँ पे क्यारी से क्यारी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पौधे से पौधे की दूरी, तो कितनी रखी जाती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया कि गेहूं का एक पौधा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये जो बीच में जो होगी दूरी, तो उसको बोला जाता है प्लांट टू प्लांट। तो ये कितनी होगी, 8 से 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। और इतनी देर के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।